जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 26,000 से ज्यादा रोजगार अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 71,486 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने अपने आधिकारिक आवास पर निवेश बोर्ड की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि कई बड़े उद्योग समूह अब राज्य की अनुकूल इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आकर्षित हो रहे हैं। इससे राज्य में इंडस्ट्रियल विकास को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारी के भी निर्देश दिए हैं। गहलोत ने बीकानेर मंडल से सिरेमिक हब स्थापित करने की रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि यहाँ उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, इसके अलावा क्षेत्र में गैस ग्रिड स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले फरीदाबाद के नगर निगम में हुए घोटालों और शहर की टूटी सड़कों को लेकर आम आदमी पार्टी ने नगर निगम पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ नगर निगम अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आप कार्यकर्ताओं ने मौजूदा कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और पूर्व भाजपा समर्थित विधायक नागेंद्र भड़ाना पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि इन दोनों विधायकों की संपत्तियों की जाँच की जाए। आपके कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद में टूटी सड़कों का भी मुद्दा उठाते हुए कहा है कि पूरा फरीदाबाद चारों तरफ से खुदा पड़ा है। और आपको बता दें कि आप कार्यकर्ता ने सिर्फ नीरज शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बल्कि उन्होंने 200 करोड़ के मामले की जांच कर बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे कांग्रेस विधायक की वस्त्र त्यागने वाली बात को भी नौटंकी बताया। राजनीति में सियासी समीकरण कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ कभी अच्छे दोस्त कहलाने वाले नेता एक ही झटके में धुर विरोधी बन जाते हैं, तो कभी विरोधी ही एक दूसरे के बड़े समर्थक के रूप में भी नजर आते हैं। राजस्थान की राजनीति में भी इन दिनों ऐसा ही सियासत देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बयान दिया है, जिसने बीजेपी में बढ़ रही गुटबाजी को जोरदार हवा दे दी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भरतपुर के सलेमपुर गाँव में हुए भगवान मीन की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुलकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ हो गए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर यह बोलते हुए हमला किया है कि राजे ने हमेशा उनके राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगाने का काम किया है। गुजरात के विधायक और कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को कोरकारझार से एक लोकल कोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल असम पुलिस ने जिग्नेश मेवानी को प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में बुधवार को गुजरात से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सोमवार को जमानत याचिका सहित मेवानी के मामले में सुनवाई। उधर बारपेटा पुलिस ने गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी के ट्वीट से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद ठीक एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी से इलेक्शन मोड में आ गए हैं। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार आड़े हाथ लेकर हमला करने वाले गहलोत ने अब ताबड़तोड़ दौरे भी शुरू कर दिए हैं। पिछले महीने जोधपुर और बाड़मेर में रैली करने के बाद गहलोत बीकानेर, नागपुर और यहां उदयपुर, डूंगरपुर का दौरा कर चुके हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटों को साधने के लिए गहलोत का फोकस अब दक्षिणी राजस्थान के जिलों पर टिका हुआ है। इसलिए रविवार 24 अप्रैल को गहलोत डूंगरपुर में पाटीदार समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन से संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनाई है। झारखंड के 3 जिलों में कुछ दिनों की राहत के बाद सोमवार को एक बार फिर से लू चलने लगी है और 3 दिन के अंदर राज्य के 6 अन्य जिलों में भी लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी सिंहभूम, कोंडरमा और गिरिडीह जिले लू की चपेट में है, जबकि रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू और चतरा के 28 अप्रैल तक लू चलने का अनुमान जताया जा रहा है। रांची मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने पीटीआई भाषा में कहा है कि देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आने वाले शुष्क और गर्म हवाओं की वजह से झारखंड में तापमान बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई एक डिजिटल बैठक में भाग लेने की संभावना है। राज्य सचिवालय के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। देश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड मामलों में वृद्धि के बीच प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। और आपको बता दें कि अभी डिजिटल बैठक के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से निमंत्रण भी दिया गया है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में रविवार को 4.48% संक्रमण दर के साथ कोविड के 1083 नए मामले सामने आए, जबकि पश्चिम बंगाल में रविवार को संक्रमण दर 0.46% रही।
आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज तेजस्वी यादव करीब 12 बजे आरजेडी दफ्तर पहुंच चुके थे। इस दौरान तेजस्वी यादव तमाम कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 1 करोड़ सदस्य बनाने की रूपरेखा की चर्चा की। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिन्हा और श्याम रजक जैसे नेता मौजूद थे, लेकिन तेज प्रताप यादव को लेकर पार्टी दफ्तर के बाहर हो हंगामा चलता रहा। करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक दफ्तर में हंगामा गमी स्थिति बनी रही। महंगे कच्चे तेल के दामों से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही और ये राहत तब तक नहीं मिलेगी जब तक रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खत्म नहीं हो जाता। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध जारी रहा तो कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के ऊपर बना रहेगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने अपने ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट में यह बात कही। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक रूस के हाइड्रोकार्बन एक्सपर्ट पर रोक लगा के साथ साथ उस पर प्रतिबंधों के खतरे और सप्लाई बाधित होने के चलते दिक्कतें बनी रहेगी। और आपको बता दें कि एक बार फिर से रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय गैस प्राइसेस की कीमतों में 65% की तेजी इस वर्ष देखने को मिल सकती है, जबकि बीते साल 5 गुना दामों में इजाफा देखने को मिला था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने लाउड स्पीकर विवाद पर हुई ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो और इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर केंद्र लाउड स्पीकर को लेकर कोई राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाता है तो राज्य में इस तरह के मुद्दे नहीं उठेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी यह बात दोहराई। उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर विवाद का हल निकालने को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार के पास जाएगा। यह प्रतिनिधि मंडल राज्य में लाउड स्पीकर विवाद के समाधान पर भी चर्चा करेगा। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में तमाम पार्टियां यहां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। वहीं राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर सत्ता में वापसी होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने देश में चल रहे तमाम मुद्दों का जवाब दिया। देश में एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। तमाम बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू करने की मांग भी उठ रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम समान नागरिक संहिता के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वालों और विरोधी आवाज को दबाने के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरह बुलडोजर की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और सत्तारूढ़ बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने तथा विरोध की आवाज को दबाने के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग में शामिल होने का आरोप लगाया। देश में एक बार फिर कोयला की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्य बिजली कटौती की तरफ बढ़ रहे हैं तो कई शहरों में बत्ती गुल होना शुरू हो गया। इस संकट के पीछे विदेश से आयात होने वाले कोयले की बढ़त दाम नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य खराब वित्तीय हालात के चलते अतिरिक्त बिजली खरीदने के बजाय कटौती का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोयले की कमी पर विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोयला संकट घरेलू ना होकर बाहरी ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि आज सरकार की तरफ से बिजली कंपनियों के 10% कोयला विदेश से आयात करने की अनुमति है, लेकिन कंपनियां वैश्विक मुद्रास्फीति के चलते विदेश में महंगा कोयला खरीद नहीं पा रही। इससे देश की कोयला खदानों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि राज्य की वित्तीय हालात इतनी खराब है कि उनका करीब 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर बकाया है। इसलिए राज्य सरप्लस पावर खरीदने के बजाय बिजली कटौती का सहारा ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने को लेकर 16 यूट्यूब चैनल समाचार चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इनमें 10 चैनल भारतीय और 6 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल थे। आईटी नियम 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ब्लॉक किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि ये सभी यूट्यूब चैनल भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक द्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी और सत्यापित जानकारी फैला रहे थे। ब्लॉक किए गए यूट्यूब समाचार चैनलों की दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक थी। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज फ्री में लगेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान किया है। यह बूस्टर डोज 18 से 59 साल आयु वर्ग के लोगों को लगाया जाएगा। सीएम खट्टर ने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कोविड रोधी टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए 18 से 59 साल के आयु लोगों को फ्री बूस्टर खुराक की घोषणा की है। लोग हरियाणा के किसी भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी से 250 रुपये की कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा में 18 से 59 साल आयु वर्ग के लगभग 1.2 करोड़ लाभार्थी हैं। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जिससे राज्य की सरकार की ओर से कोविड राहत कोष से वहन किया जाएगा।
दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गियां हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 200 झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गरीब लोगों के प्रति मानवीय रवैया अपनाने को कहा है। जी हां, आपको बता दें कि गरीब लोगों को यहां से राहत मिली है। फिलहाल झुग्गी मामलों में कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है और आपको बता दें कि इस मामले में 2 मई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस KM जोसेफ ने केंद्र को नसीहत दी है कि कहा और अब आप उनके साथ व्यवहार करते तो उनके साथ मानवीय व्यवहार करें। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाए और जम्मू कश्मीर के 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इन याचिकाओं पर जुलाई में सुनवाई हो सकती है। कोर्ट जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान को निरस्त करने के केंद्र के फैसले चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अभी संस्पेश जारी है। इसी के बाद कांग्रेस ने उनके सुझाव पर चर्चा करने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक फॉरवर्ड एक्शन ग्रुप बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पीके के प्रस्ताव पर सुझाव देने के लिए बनाई गई 8 सदस्यीय कमेटी ने 21 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है। कमेटी के साथ रिपोर्ट पर चर्चा के बाद आगे की राजनीति चुनौतियों के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव के लिए एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का गठन करेगी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्र का विशेष महत्व है। ग्रह नक्षत्रों के स्थान परिवर्तन के हिसाब से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। ऐसे में हिंदी पंचांग के अनुसार 30 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण मेष राशि में लगेगा, जिसकी वजह से कुछ राशि वालों पर इसका प्रभाव नकारात्मक जबकि कुछ राशि वालों पर इसका प्रभाव सकारात्मक रहने वाला है। शनिवार के दिन ग्रहण लगने से इस बार शनिचरी अमावस्या के योग बन रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।